आज आपके राजेश जी की टीम है, इसका मतलब हिंदी में बोलना होगा है। ओके, नो वरी। आज मैं आपको फायर इंश्योरेंस पर एक अपडेट देता हूँ। देखिए, लेटेस्ट अपडेट है। इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 25,666 करोड़ रुपीस का फायर इंश्योरेंस हुआ टोटल। फायर इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस में 25,666 करोड़ फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम था पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ये प्रीमियम 7.27% की ग्रोथ पर आया। यानी जो 22-23 का प्रीमियम था वो 23,936 था, उस पर 7.27% की ग्रोथ हुई। इसके मायने ये तो बहुत क्लियर है कि फायर इंश्योरेंस ग्रो कर रहा है और ये ग्रो करेगा। लेकिन साथ में एक और चीज हुई कि जो फायर का इंकर्ड क्लेम रेशो है ये 58% से बढ़कर के 78% हो गया। यानी जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ा वैसे वैसे क्लेम भी साथ साथ बढ़ते गए। अब क्योंकि क्लेम की स्पीड ज़्यादा बढ़ी तो उसने इंश्योरेंस कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे अटैक किया। प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई उससे, क्योंकि फायर का जो टोटल प्रीमियम है इंडस्ट्री का वो जनरल इंश्योरेंस का सिर्फ 9% है। इंडस्ट्री के टोटल प्रीमियम 2.9 लाख करोड़ में से केवल 9% है। अब इसमें क्योंकि किनकर्ड क्लेम रेशो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा तो उसका इम्पैक्ट अब ये होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज और री इंश्योरेंस की डिमांड ये है कि प्रीमियम को 10-20% बढ़ा दिया जाए। 58 करोड़ के अगेंस्ट में 78.33 हुआ, इसका मतलब प्रीमियम ग्रो हुआ। 25,666 करोड़ हुआ, 7.2% की रेट से हुआ। 2.9 लाख करोड़ का टोटल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में से 9% हुआ। लेकिन री इंश्योरेंस डिमांड हायर प्रीमियम्स फॉर हाई रिस्क प्रॉपर्टीज, और उनका कहना है कि 10-20% प्रीमियम की रेट बढ़ाई जाए। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ये पॉसिबल है। Despite of all marketing factors, though the premiums are very volatile, competition is there, but still थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज IIB से नीचे नहीं जाएंगी और प्रीमियम को बढ़ा के रखेंगी। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट ऑन जनरल इंश्योरेंस, ऑन फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस में दूसरी चीज़ ये समझनी है आपको कि जहाँ भी फायर इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी दी जाती है उसमें जनरल इंश्योरेंस के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की दोनों कोरोलरी जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी आते हैं, वो सभी फायर इंश्योरेंस में शामिल होते हैं। अब आज की डेट में फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी स्टेटस देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि मेनली 4 पॉलिसीज हैं, लेकिन उनमें से 3 पॉलिसी वो हैं जो कि IRDA ने 1 अप्रैल 2021 को इंट्रोड्यूस की थी। भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा। ये पॉलिसीज IRDA ने इंट्रोड्यूस की थी, सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंट्रोड्यूस की थी, यूनिफॉर्म पैटर्न पर इंट्रोड्यूस की थी, और आज भी पूरी की पूरी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री उनको उसी यूनिफॉर्म पैटर्न पर सेल कर रही है। जिसमें से एक पॉलिसी भारत गृह रक्षा केवल रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए है, जिसमें कि ड्वेलिंग इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं आप इसे, या रेजिडेंशियल इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं आप इसे। लेकिन ये भारत सूक्ष्म उद्यम और भारत लघु उद्यम कमर्शियल पॉलिसीज हैं। और फायर इंश्योरेंस में जो पहले से पॉलिसी चली आ रही है, जिसको हम पॉपुलर नेम जिसका स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी या SFSP पॉलिसी, वो एज इट इज, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, एज इट इज चली आ रही है।
चेंज अगर है तो सिर्फ एक ये है कि वो 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए अब नहीं दी जा सकती। पहले तो हर सम इंश्योर्ड के लिए वही दी जाती थी, लेकिन अब 50 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड कवर कर लिया है भारत लघु उद्यम ने। इनिशियल 5 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड कवर कर लिया है भारत सूक्ष्म उद्यम ने। भारत गृह रक्षा के लिए कोई सम इंश्योर्ड की लिमिट नहीं है। कॉमर्शियल में 50 करोड़ का सम इंश्योर्ड एक्सीड करते स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी आ जाएगी, या फिर कॉम्पैक्ट पॉलिसी अगर कोई कस्टमर लेता है तो इंडस्ट्रियल और रिस्क पॉलिसी आ जाएगी। अब ये पिक्चर आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई कस्टमर बाई चांस आपसे पूछ ले कि भाई फायर की पॉलिसी चाहिए, तो आपका जवाब ऊटपटांग नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस बैंक फाइनेंस से मान लिया 40 करोड़ और 40 करोड़ की उसको पॉलिसी चाहिए, तो 40 करोड़ के लिए ना तो आप सूक्ष्म उद्यम दे पाएंगे उसको, ना भारत गृह रक्षा दे पाएंगे, ना आपको उसको स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी दे पाएंगे। तो जो पॉलिसी का नाम होगा वो केवल और केवल भारत लघु उद्यम होगा। तो अगर आप कोई पॉलिसी का नाम बताने की पोजीशन में है तो ही बताइए, वरना अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करके आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यही होगा कि जो भी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी आपको सूटेबल वो दे दी जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने अपने आप पॉलिसी प्रिंट कर देनी है या रिलीज़ कर देनी है। तो जो भी सॉफ्टवेयर प्रिंट आउट देगा दैट पॉलिसी विल बी देयर विद यू। लेकिन ये रिस्क जो है 40 करोड़ की रिस्क है, केवल एक ही पॉलिसी में कवर होती है, जिसका नाम है भारत लघु उद्यम सुरक्षा। अब देखिए, नॉर्मली कस्टमर कहाँ कंफ्यूज होता है कि फायर का नाम सुनते ही उसके दिमाग में पहली चीज़ ये आती है कि फायर इंश्योरेंस में केवल फायर रिस्क कवर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये प्रेजेंटेशन बने और जब ये IRDA ने पॉलिसी रिलीज़ की, तब ये बहुत क्लियर कर दिया गया कि ये दोनों पॉलिसीज़, इनमें चेंजेस भी हैं, कवरेज भी बढ़ा दिया है, सम इंश्योर्ड के भी निकालने का पैटर्न डिसाइड कर दिया है, इनबिल्ट कवरेज भी डाल दिए हैं, इनोवेटिव कवरेज भी शामिल कर दिए हैं, और दोनों पॉलिसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी रखा गया है। तो जो सिर्फ हम फायर कहते हैं, फायर वर्ड अपने आप में एक बड़ा वर्ड है, क्योंकि इंश्योरेंस पार्लेंस में इसको डिफरेंट सेंस में यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट सेंस ये है कि इसकी बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। देयर इज एक्चुअल इग्निशन, देयर इज अ फायर एक्सीडेंटल और प्योरली फॉर्चुअस, एंड देयर मस्ट बी समथिंग ऑन फायर विच ऑट नॉट बी ऑन फायर। किसी ऐसी चीज़ को आग से नुकसान हुआ जिसको कि जो पहले से सेफ है, पहले से आग में जली हुई नहीं है। तो ये केवल एक पैरेल है फायर, जो बहुत कॉमन है फायर पॉलिसी में समझने के लिए, लेकिन फायर पॉलिसी में फायर ही एक पैरेल नहीं है, 14 पैरेल उसमें कवर्ड हैं ऑलरेडी। तो उसको यूँ समझना ज़रूरी है कि फायर पॉलिसी का मतलब सिर्फ फायर रिस्क कवर नहीं होता। हालांकि ये फायर रिस्क है, ये इसका सेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कभी कहेंगे कि सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडाइजेशन, जिसमें कि किसी फ्यूल को जो हीट और लाइट आती है उससे फायर जनरेट होती है। लेकिन यहाँ 3 एलिमेंट जरूरी हैं, फ्यूल भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, टेम्परेचर भी होना चाहिए, तभी फायर होगी। और हर एक सब्जेक्ट मैटर फायर का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई वेपर्स है, कोई गैसेज हैं, इन सबको फायर हो सकती है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो लकड़ी है, फैब्रिक्स हैं, सिंथेटिक है, मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल है, या पैकेजिंग मटेरियल है, या पेपर्स हैं, ये सब आग पकड़ते हैं और बड़ी तेज़ी से आग पकड़ते हैं। और लिक्विड फ्यूल तो बहुत और भी ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ते हैं। तो दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ फायर हैजार्ड्स। अब फायर की पॉलिसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ आग से नुकसान हुआ है वो ही पेबल नहीं होता, उस पूरी प्रोसेस में कई चीज़ें हो जाती हैं और उनसे भी जो नुकसान हुआ है वो सब पेबल होता है। जैसे आग लगी और धुएं से बहुत नुकसान हो गया तो स्मोक डैमेज पेबल। आग लगी, पानी से बुझाने की कार्रवाई हुई तो वाटर डैमेज बहुत हो गया, वो भी पेबल है।
प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड बाय फायर ब्रिगेड टू प्रिवेंट फायर। ऐसी दीवार को तोड़कर फायर ब्रिगेड को अंदर एंटर होना पड़ा जिससे कि आग बुझ सके। तो वो दीवार किस लिए तोड़ी गई? क्योंकि फायर ब्रिगेड को अंदर एंटर होना था। तो प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड बाय फायर ब्रिगेड वो भी पेबल। डैमेज डन बाय फायरमैन इन एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज। फायरमैन जगह जगह जाकर के पाइपलाइन डालते हैं, पाइप से आग बुझाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उनके पैरों से, उनके चलने से, उनके घुसने से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, वो भी पेबल है। लॉसेज इनकर्ड बाय इंश्योर्ड इन अटेंडिंग टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ फायर और टू सेव द प्रॉपर्टी। आग लगने के बाद बुझाने की प्रोसेस में बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिससे कि आग आगे ना बढ़े, उसको चेक किया जाए, उसको रोका जाए। तो जो भी जिससे भी पॉसिबल बन पड़ता है वो कोशिश करता है। कोई मिट्टी फेंक रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई तार काट रहा है, कोई सामान को इधर उधर कर रहा है। ये सारा प्रोसेस इसलिए होता है कि लॉसेज मस्ट नॉट बी एग्रावेटेड, आगे नहीं बढ़े। डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग रिमूवल फ्रॉम ए बर्निंग बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो वहाँ संभव जितने लोग होंगे वो कोशिश करेंगे कि भाई सामान को धीरे धीरे बाहर कर दें, वो भी पेबल है, उसमें भी लॉस हो सकता है। डैमेज ड्यू टू फाइलिंग ऑफ बाल्स एज द रिजल्ट ऑफ फायर। आग लगी है, कोई दीवार अपने आप जल के गिर गई। हालांकि दीवार का जलना बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन जब आग लगती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दीवारों पे भी। कोई दीवार मेटल की है, कोई ब्रिक्स की है, कोई वुडन की है, कोई अदर फैब्रिकेटेड है, किसी भी तरीके की हो सकती हैं। तो उस प्रोसेस में जिस जिस चीज़ को जो जो लॉस हो रहा है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द फायर लॉस एंड दैट इज पेबल अंडर द पॉलिसी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें कि फायर का अगर आप कोई प्रपोजल देते हैं तो अंडरराइटर उस प्रपोजल को इवेल्युएट करता है। क्यों? दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उसके सामने कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। पहली चीज़, अगर एक्सेप्ट किया जाए तो किस रेट पे एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी चीज़, और इन दोनों डिसीजंस पे आने के लिए उसको ये 10 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ये 10 फैक्टर्स क्या हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ऑक्यूपेंसी क्या है, क्या फर्म क्या डील किस चीज़ में डील करती है, ऑक्यूपेंसी क्या है, नेचर ऑफ फ्लोरिंग क्या है, हाइट क्या है, फ्लोर एंड वॉल ओपनिंग कैसी है, एक्सपोजर क्या है, लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर सिस्टम क्या है, उसके प्लेस की सिचुएशन कैसी है, प्रोटेक्शन मेजर्स क्या है, टाइम ऑफ लॉस क्या है, अगर कोई पिछले हिस्ट्री में क्लेम हिस्ट्री भी है, क्योंकि क्लेम एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 10 के 10 फैक्टर्स जब अंडरराइटर इवेल्युएट करता है उसके बेसिस पर प्रपोजल की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पर डिसीजन लेता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एक्सेप्ट किया गया है तो फिर उसकी प्रीमियम रेटिंग कैसे होगी ये देखता है, क्योंकि हर फैक्टर रेटिंग बढ़ा देने वाला है। अब ऑक्यूपेंसी भाई देखिए, एक फैक्ट्री तो लोहे का आइटम बनाती है, दूसरा पेपर के आइटम बनाती है, तो समझ में आ जाता है कि प्रीमियम रेट किसकी ज़्यादा होगी। या प्लेस और सिचुएशन है, एक तो बिल्कुल ओपन में है, दूसरे ऐसे गलियों में है जहाँ पर कि फायर ब्रिगेड की एंट्री भी पॉसिबल नहीं, तो ज़्यादा रिस्की होगी। और इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल है कि हायर इज द रिस्क, हायर इज द रेट ऑफ प्रीमियम, लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द रेट ऑफ प्रीमियम। तो क्लासिफिकेशन ये डिसाइड करता है कि कौन सा फैक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू चार्ज द हायर रेट, अदरवाइज नॉर्मल रेट लगता है। अब इन दोनों नई पॉलिसियों में ये एक कोशिश की गई है कि कवरेज पूरा दिया जाए, मिससेलिंग पे कंट्रोल किया जाए, जो पुराने एडवांस कवर्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, और सम इंश्योर्ड निकालने का एक प्रॉपर तरीका हो। वो इसलिए कि सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पैकेज पॉलिसी इशू करती हैं, और पैकेज पॉलिसी एक अच्छा सिस्टम है जिससे कि कस्टमर को एक ही पॉलिसी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो जितने सेक्शन चाहे अपनी चॉइस सेलेक्ट करे,
ये इसकी रिक्वायरमेंट और अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो सारे सेक्शंस का कोई कंपल्सन नहीं रहता, हर चीज़ लेने का कोई कंपल्सन नहीं रहता, लेकिन जो पॉलिसी की मैंडेटरी कंडीशंस हैं उन दोनों की कंप्लायंस का कंपल्सन रहता है। फॉर एग्जाम्पल हर पॉलिसी में ये दो चीज़ें होती हैं कि पहला सेक्शन मैंडेटरी है जो कि फायर इंश्योरेंस है, और वाली हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहले सेक्शन को मैंडेटरी कर देती है, तो फायर सेक्शन लेना होता है। दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शंस रख देते हैं, नॉर्मली 2 होते हैं, किसी के 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये दोनों कंप्लायंस होने के बाद जितने भी सेक्शंस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, इंश्योर्ड इज फ्री टू ऑप्ट दैट, कोई कंपल्सन नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट है तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो सभी कंपनियां पैकेज पॉलिसी बनाती हैं, हमने भी बना रखी है। बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी, सी शॉपकीपर, सी ऑफिस केयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, एजुकेशन शील्ड इंश्योरेंस, एंड दीज आर गुड, क्योंकि इससे इंश्योर का टाइम भी बचता है, पेपर वर्क भी बचता है, मनी भी बचता है। Such kind of choices should always be made available to the customers. अब सम इंश्योर्ड ये डिसाइड करेगा कि पहला सेक्शन जो लिया है फायर का, उसको पॉलिसी कौन सी दी है, क्योंकि पहले तो एक ही पॉलिसी थी, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायर, इसलिए चॉइस वाली बात ही नहीं थी। अब 3 चॉइस हो गई। कैसे हो गई? 5 करोड़ तक के लिए 12 सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, 5 से 50 करोड़ तक के लिए लघु उद्यम सुरक्षा, 50 से ऊपर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायर पॉलिसी। ये जो सम इंश्योर्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। मतलब मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं जयपुर में, मेरे ही नाम से हैं, एक ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती हैं, तो भी दोनों एक ही पॉलिसी में कवर नहीं हो सकती, क्योंकि फायर की पॉलिसी लोकेशन स्पेसिफिक होती है। इसमें अलग अलग लोकेशन होगी, अलग अलग रिस्क होगी। इसलिए वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। हाँ, सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा होता है फायर का। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिस्क है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिस्क का मतलब है जिसमें कि टर्नओवर होता है, आउटपुट होता है, प्रोडक्ट होता है, तो फायर पॉलिसी दे सकते हैं। कोई नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क है जिसमें कि केवल सर्विस दी जाती है, जैसे कि होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है, उसको भी फायर पॉलिसी दे सकते हैं। कोई स्टोरेज रिस्क है, चाहे स्टोरेज ओपन में हो या गोडाउन में हो, उसको भी फायर पॉलिसी दे सकते हैं। कोई यूटिलिटीज या टैंक्स हैं या अप्लायंसेज हैं या पाइपलाइंस हैं, उनको भी फायर पॉलिसी दे सकते हैं। तो जब फायर पॉलिसी देते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि अब जो नई पॉलिसी दी जा रही है, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर को अवेलेबल होते हैं। जैसे 12 से बढ़ के 14 पैरल किए गए हैं, तो अब कस्टमर को 14 पैरल मिलेंगे पूरे पॉलिसी पीरियड। उसमें एक भी पैरल को डिलीट नहीं किया जाएगा। कंपलसरी एक्सेस की जो लिमिट है वो एज इट इज रहेगी 5%, या सूक्ष्म उद्यम में कहें तो 5 करोड़ तक 5,000 रुपये, और लघु उद्यम के लिए कहें तो 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट, जो कि मिनिमम 10,000 होना चाहिए, अप्लाई होगा, हर क्लेम पर अप्लाई होगा। पॉलिसी में साथ 3 क्लेम आ जाए। टेररिज्म के केस में ये डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ टेररिज्म क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट डील नहीं करती, टेररिज्म पूल डायरेक्ट डील करता है। मिनिमम प्रीमियम पॉलिसी का सूक्ष्म उद्यम का होगा 500 प्लस जीएसटी, और लघु उद्यम का होगा 1000 प्लस जीएसटी। तो ये फैक्टर्स पूरे साल पॉलिसी पे लागू होंगे। डेफिनेशंस का भी फायदा इंश्योर्ड को मिलेगा, क्योंकि अब फायर शब्द के साथ ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन का फायदा भी ऑटोमेटिक मिलेगा बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। जबकि ये बेनिफिट आज भी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पर अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ ये एड ऑन कवर है।
इन दोनों में ये मर्ज कर दिया गया, स्केल मतलब कवरेज बढ़ा दिया गया। बस फायर में भी फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर का बेनिफिट आपको बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के मिलेगा, जबकि एसएफएसटी पॉलिसी में आज भी एड ऑन कवर है। इसी तरीके से इम्पैक्ट डैमेज की डेफिनेशन चेंज की गई, जिसमें एयरक्राफ्ट डैमेज भी शामिल कर लिया गया है और अर्थक्वेक, टेररिज्म और थेफ्ट को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे कि 14 पैरल हो गए हैं। लेकिन थेफ्ट का कोई भी आइसोलेटेड क्लेम पेबल नहीं होगा। थेफ्ट की रिस्क केवल तभी कवर होगी जब किसी और पैरल से नुकसान हुआ हो, जैसे फायर से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, तो थेफ्ट का क्लेम पेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कवरेज तो पहले से बढ़ा दिया गया है और ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि कोई भी कंपनी अब कोई भी पैरल को पॉलिसी में से डिलीट करे। तो पैरल्स एज इट इज पॉलिसी इश्यूएंस की डेट से लेकर के पॉलिसी की एक्सपायरी डेट तक कंटिन्यू करेंगे, कोई भी डिलीशन नहीं होगा। इंश्योर की रिक्वेस्ट पर भी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वेस्ट पर भी नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में देखिए ये 15 एड ऑन कवर होते हैं और गलती से इंश्योर्ड पैरल केवल 12 होते हैं। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में पैरल कवर होते हैं 12, एड ऑन कवर अवेलेबल है 15 एज पर टैरिफ, सारी कंपनियों के लिए एक से, और इनमें से हर एड ऑन कवर की एक्स्ट्रा प्रीमियम है। हर एड ऑन कवर केवल ऑप्शनल है, मांगेंगे तो मिलेगा, क्योंकि ये रिस्क पॉलिसी में कवर नहीं है। अब जो नई पॉलिसी है सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, उसमें टेररिज्म भी इनबिल्ट है, फॉरेस्ट फायर भी इनबिल्ट है, इम्पैक्ट डैमेज भी इनबिल्ट है, रिमूवल ऑफ डेब्रिज भी इनबिल्ट है। तो ये कोशिश की गई है कि ये सारे के सारे लगभग बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के शामिल कर लिए जाए, ये कोशिश की गई है और ये ऑलरेडी कवर्ड भी हो गए हैं। सुभाष यादव जी, म्यूट करना होगा आपको। मिस्टर सुभाष यादव, म्यूट योरसेल्फ। तो 15 एड ऑन कवर्स आज भी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में अवेलेबल हैं। हालांकि ये सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में मर्ज कर दिए गए हैं, तो इनका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट, सर्वेयर, इंजीनियरिंग फी पहले भी 3% ऑफ द क्लेम अमाउंट कवर थी, उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया। रिमूवल ऑफ डेब्रिज 1% पहले कवर थी, अब उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। ये तो वो थे कि जो कि पहले से कवर थे। इनके अलावा कितने जोड़े गए देखिए, एडिशंस, अल्टरेशंस और एक्सटेंशंस, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक्स, कवर फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स, स्टार्टअप एक्सपेंसेस, कॉस्ट कंपेयर्ड बाय म्यूनिसिपल रेगुलेशंस, स्टॉक्स ऑन फ्लोटर बेसिस, रीलोडेड सॉफ्टवेयर, स्टॉक एंड इंटरेस्ट। ये वो एड ऑन कवर है जो विद सर्टेन लिमिटेशंस सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में ऑटोमेटिक कवर कर देंगे। अलग से इंश्योर्ड को एड ऑन कवर लेने की जरूरत ही नहीं, थोड़ी लिमिटेशंस है। अब जैसे स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस है, तो फ्लोटर बेसिस का मतलब क्या है? फायर इंश्योरेंस में फ्लोटर क्या काम करता है ये समझना जरूरी हो जाता है। तो फ्लोटर बेसिस का मतलब ये है फायर में कि एक ही सम इंश्योर्ड के तहत मल्टीपल लोकेशंस को कवर कर लिए जाए। ये मल्टीपल लोकेशन कैसे कवर होंगी? फायर की पॉलिसी तो लोकेशन स्पेसिफिक होती है, केवल वन डिस्क के लिए एक होती है, तो रिस्क तो एक ही है, लेकिन उसके गोडाउन तो मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकते हैं। गोडाउन मल्टीपल लोकेशंस पर होंगे तो एक ही पॉलिसी में एक ही सम इंश्योर्ड के तहत कवर हो जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक है, लेकिन गोडाउन 4 जगह हैं, 5 जगह हैं, 3 जगह हैं, 2 जगह हैं, उनको भी पॉलिसी में कवर करना है तो वो हो जाएगा, उसके लिए फ्लोटर। लेकिन ये फ्लोटर तब तक फ्री है जब तक कि सम इंश्योर्ड 5 करोड़ है। 5 करोड़ से ज़्यादा होते ही 10% का उसमें लोडिंग लग जाएगा आज। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी है सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी है जो है वो छोटे उद्यमों के लिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए है। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो कि 5 से 50 करोड़ तक के लिए सम इंश्योर्ड को कवर करते हैं, उनके लिए 10% लोड लगता है, बस इतना सा फर्क है। अब सम इंश्योर्ड निकालने का स्टैंडर्ड पैटर्न ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही होगा। क्या मतलब हुआ? हर पॉलिसी में क्या प्रॉपर्टी कवर होती है? बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर फिक्सर्स एंड फिटिंग्स होती हैं, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का सम इंश्योर्ड रीस्टेटमेंट वैल्यू पर हो, उसके मायने क्या है कि करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू पर हो। लेकिन स्टॉक के केस में ये वैल्यू डिफर कर सकती है, क्योंकि नेचर ऑफ स्टॉक भी डिफर करता है। स्टॉक का नेचर चेंज होता रहता है। मान लिया कोई टेक्सटाइल मिल है, या कोई सीमेंट फैक्ट्री है, या कोई मेटल का इंडस्ट्री है, तो उस पर रॉ मटेरियल का स्टॉक अलग होगा जो कि लैंडेड कॉस्ट पर इंश्योरेबल होगा। स्टॉक एंड प्रोसेस का सम इंश्योर्ड अलग होगा जो कि इनपुट कॉस्ट पर इंश्योरेबल होगा। फिनिश्ड स्टॉक का सम इंश्योर्ड अलग होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर होगा। उसमें भी उस आइटम का जो कि सेल कर दिया गया लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है, उसका भी वैल्यूएशन डिफरेंट होगा, क्योंकि नॉर्मली इसमें इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करेगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक और चीज़ है, किसी भी ऑफिस में कोई कीमती सामान भी हो सकता है, जैसे प्रीशियस स्टोन है, बुलियंस है, क्यूरियोज हैं, वर्क ऑफ आर्ट है, उनका इंश्योरेंस एग्रीड वैल्यू बेसिस पर होगा। एग्रीड वैल्यू बेसिस के मायने हैं या तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर होगा या इनवॉइस वैल्यू। ये कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए जिससे कि उसकी वैल्यू डिसाइड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और रीस्टेटमेंट वैल्यू को समझना जरूरी है। रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही क्योंकि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होना, तो यहां रीस्टेटमेंट वैल्यू के मायने हैं करंट रीस्टेट या रिप्लेसमेंट वैल्यू। करंट रीस्टेटमेंट वैल्यू या रिप्लेसमेंट वैल्यू। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लिया मैंने कोई ऑफिस खरीदा, मुझे उसमें कॉल सेंटर डालना। 3 साल पहले मैंने वो बिल्डिंग 3 करोड़ की खरीदी, उसे लगातार मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ। लेकिन मैं गलती क्या कर रहा हूँ, 3 करोड़ का इंश्योरेंस कराया जा रहा हूँ उसका, तो वो तो मेरी परचेज वैल्यू हुई, रीस्टेटमेंट वैल्यू तो नहीं। आज की डेट में उस बिल्डिंग की कीमत मान लिया 5 करोड़ है, तो उस बिल्डिंग की करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी हुई? 5 करोड़। बाई चांस उस बिल्डिंग को किसी अर्थक्वेक में या किसी फ्लड में या किसी और इंश्योर्ड पेरिल से कोई लॉस होता है और पूरी की पूरी इंश्योर्ड बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी में तो 5 करोड़ पे करने को तैयार है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू 5 करोड़। लेकिन वो कब करेगी? जब मेरा सम इंश्योर्ड 5 करोड़ है। अगर मैंने पॉलिसी 3 करोड़ के लिए रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी सम इंश्योर्ड से ज़्यादा पे करेगी। तो ये करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू या करंट रीस्टेटमेंट वैल्यू करंट डेट की होने से ये फायदा है कि इसमें से कोई डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस नहीं होता।
और उसकी वैल्यू नॉर्मली बिल्डिंग्स की या प्रॉपर्टीज़ की या फर्नीचर फिक्सर्स की वैल्यू हर साल बढ़ती है, कम नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनकी वजह से प्राइस को बढ़ना है। लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, सिचुएशनल कॉस्ट है, ये सब प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये तो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है कि मैंने कुछ अपना आइटम बेच दिया और कल उसको डिलीवर होना है, क्योंकि आज तो वो लोड होगा और नाइट में ट्रैवल करके दूसरे प्लेस तक पहुंचाना, लेकिन उससे पहले ही वो सारा की सारा डैमेज हो गया, उसमें आग लग गई। अब वो इंश्योर तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मेरे पास तो उसका इंश्योरेंस है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम करूंगा तो आई विल आस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जिस प्राइस पे मैंने उसको सेल किया है, क्योंकि मेरा लॉस तो वो है। अगर मैंने आपको 4 लाख का माल बेचा है, उसकी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भले ही 2.5 लाख आई है, मैंने 4 लाख में बेचा तो मेरा नुकसान तो अब 4 लाख होगा। तो दिस सेल प्राइस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब हर एक हायर पॉलिसी में कुछ इनोवेटिव कवर्स होते हैं। हर एक पॉलिसी का मतलब इन दोनों में, सूक्ष्म उद्यम में भी, लघु उद्यम में। ऐसा SFS की पॉलिसी में कुछ भी नहीं है, ना कभी था। इन दोनों पॉलिसियों में जब से इंट्रोड्यूस हुई है तब से है, और सिर्फ हमारी नहीं, सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में है, क्योंकि पॉलिसी के वर्डिंग्स, टर्म्स, कंडीशंस, क्लॉजेज तो सबके एक से हैं। किसी कंपनी को चेंज करने का कोई राइट नहीं है इन दोनों पॉलिसी, क्योंकि ये सब चीज़ें IRDA ने खुद ही डिसाइड की। तो इन पॉलिसियों में मनी की रिस्क 50,000 रुपये तक की कवर है, डॉक्यूमेंटेशन की रिस्क 50,000 तक की कवर है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन और डेटा की रिस्क 5 लाख तक की कवर है, पर्सनल इफेक्ट्स की रिस्क 3 लाख तक की कवर है। और 3 लाख को ऐसे सेग्रीगेट किया गया कि 20 लोगों का 15,000 रुपये पर पर्सन का अगर नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर ये नुकसान 4 लाख या 5 लाख है तो मैक्सिमम 3 लाख पे करेगी। तो फायर की पॉलिसी में एक और बेनिफिट दिया है IRDA ने, कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालते हैं या रीस्टेटमेंट वैल्यू निकालते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट ही निकले। पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन 5%, 10%, 15% का डिफरेंस हो सकता है, बट मैक्सिमम 15%। तो IRDA ने 15% तक अंडर इंश्योरेंस वेव कर दिया। वो इसलिए कि फायर की जो पॉलिसी होती है दैट इज सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने बीमा उसकी वैल्यू से कम का किया है तो बाकी की वैल्यू की आप जिम्मेदार। अगर आपका मकान या आपका ऑफिस 1 करोड़ का है और आप उसकी केवल 70 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 30 लाख की जिम्मेदारी आप खुद ही ले लें। आपने अंडर इंश्योरेंस कराया है तो 30% तो उसमें से क्लेम में से काट के मिलेगा। तो इस तरीके से अगर 15% तक अंडर इंश्योर्ड है तो IRDA ने कहा इसको हम वेव कर देंगे और उसको कोई क्लेम में से काट के नहीं देंगे, इंश्योर्ड का लॉस बच जाएगा। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 85 लाख का बीमा किया गया है, 85 लाख का पूरा टोटल लॉस हो गया, 15% अंडर इंश्योर्ड है तो 15% तक वेव हो जाएगा, उसका पूरा क्लेम मिल जाएगा, कुछ नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये 15% से ज़्यादा हुआ तो ये माना जाएगा कि रीस्टेटमेंट वैल्यू पर बीमा नहीं हुआ, फिर पूरा की पूरा 20% डिडक्ट होगा। वहाँ ये पोजीशन नहीं आएगी कि 15% तो वेव कर दिया और 5% डिडक्ट कर दिया। लोग अगर 20% अंडर इंश्योर्ड है, 25% अंडर इंश्योर्ड है या 30% अंडर इंश्योर्ड है तो पूरा की पूरा रिकवर होगा इंश्योर्ड से, और ये लॉस इंश्योर्ड को होने वाला है जो कि
आप कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपके इंश्योर्ड को अगर लॉस होगा तो वो आपके पास दोबारा रिन्यूअल के नहीं आएगा, वो आपके बुक्स में से निकल जाएगा, वो आपको बुरा भला भी कह सकता है। Nobody is ready to bear the financial losses because of others' mistake. तो ये 15% तक वेव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और क्लॉजेज पर। अब जैसे कुछ हेड ऑन कवर जो पॉलिसी में बर्थ किए गए, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले भी थी, लेकिन पहले क्योंकि कवर नहीं होते तो कोई डिस्कस नहीं कर पाता था। अब वो कवर हो रहा है पॉलिसी में, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के हो रहा है, तो समझने का पॉइंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें कि जिस माल में वो डील कर रहे होते हैं उसमें उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता ही नहीं। भाई आपके पास अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई मशीन है, कोई ऐसे फर्नीचर फिक्चर है जिसके आप मालिक हैं, उसका तो आप बीमा करा सकते हैं। जिसमें आप मालिक ही नहीं है, आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका तो बीमा नहीं करा सकते। अब जैसे मान लिया मेरा कोई ड्राई क्लीनिंग का शोरूम है, तो फर्नीचर मेरा है, मशीनरी मेरी है, बिल्डिंग मेरी है, लेकिन जो सामान ड्राई क्लीनिंग के लिए आ रहा है वो तो मेरा नहीं है ना, वो तो सब कस्टमर्स का आता है, उसका तो मैं बीमा नहीं करा सकता। मुझे ना तो उसकी वैल्यू पता है, ना उसका ये पता है कि कैसा सामान का कितना पुराना है, कितना नया है, और नुकसान उसी का होता है। और जैसे नुकसान होता है सारे के सारे क्लेमेंट आ जाते हैं पैसे लेने। तो पहले रिस्क पॉलिसी में कवर नहीं होती, लेकिन अब ये हेल्ड इन ट्रस्ट, स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट के नाम से ऑटोमेटिक कवर है। और ये सामान कुछ भी हो सकता है, फिनिश्ड स्टॉक, सेमी फिनिश्ड स्टॉक, स्टॉक इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, ऐसे एक ही। ये तो बिजनेस का एग्जांपल है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लिया मोटर व्हीकल गैरेज का। मोटर व्हीकल गैरेज में गैरेज ओनर किसके व्हीकल रिपेयर करता है? कस्टमर्स। उसका अपना तो क्या होगा, एक व्हीकल होगा, दो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बाकी सब किसके व्हीकल होंगे? कस्टमर्स। अब वहाँ से चोरी होते हैं या आग लगती है या सब जल जाते हैं, तो किसकी रिस्क है? ओनर की। क्योंकि कस्टमर की, ओनर की कस्टडी, ओनर कौन? गैराज ओनर। व्हीकल ओनर की कस्टडी में तो है ही नहीं व्हीकल। ये रिस्क तो गैराज ओनर की हो गई, तो गैराज ओनर पे करेगा, उसके लिए ये स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट। अब ये रिस्क कवर्ड है। इसी तरीके से एडिशनल एल्ट्रेशंस और एक्सटेंशंस अक्सर देखा हुआ अपने फैक्ट्रीज में, ऑफिस में काम करते रहते हैं। अब मान लिया एक फ्लोर और बना दिया या एक हॉल और बना दिया, तो जब पॉलिसी ली थी तब सम इंश्योर्ड कुछ और था, अब बनने के बाद तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, पूरी वैल्यू का इंश्योरेंस हुआ नहीं। कोई लॉस हो गया तो क्लेम में अमाउंट कट जाएगा, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये जो भी एडिशंस कराए जाते हैं, एल्ट्रेशंस कराए जाते हैं, एक्सटेंशंस कराए जाते हैं, इनकी इंटीमेशन अगर इंश्योरेंस कंपनी को दे दी जाए, उसका डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कर दिया जाए, तो रिस्क कवर हो जाती है, इंश्योर का बियर नहीं करती पड़ती। तो ये सावधानी रखनी जरूरी हो जाती है। अब दोनों पॉलिसियों में ये सावधानी रखने की बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्योंकि सम इंश्योर्ड लिमिट 5 करोड़ तक की और 5 से 50 करोड़ तक की। कंपल्सरी एक्सेस 5,000 पर क्लेम या 5% ऑफ दी क्लेम और मिनिमम 10,000 एसपीआरयू। ये इंटरचेंजेबल नहीं है, जो फिक्स है जिस पॉलिसी का उसमें वही अप्लाई होगा। स्टार्टअप एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज़ की सूक्ष्म उद्यम, 5 लाख के लघु उद्यम। फ्लोटर चार्जेस सूक्ष्म उद्यम में फ्री हैं, लघु उद्यम में एक्स्ट्रा कॉस्ट पर 10% लोडिंग लग जाता है। मिनिमम प्रीमियम सूक्ष्म उद्यम का 500 प्लस जीएसटी, लघु उद्यम का 1000 प्लस जीएसटी। इनमें भी ध्यान देने की चीज़ ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर इंश्योर्ड फील करता है कि उसका सम इंश्योर्ड एडिक्वेट नहीं है,
तो even during the policy period, he can intimate the insurance company, he can pay the difference amount of premium, he can get the sum insured increased. यह तब तक पॉसिबल है जब तक कि पॉलिसी पर कोई क्लेम रजिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की जो मैक्सिमम लायबिलिटी होती है वो सम इंश्योर्ड तक की होती है, उससे ज़्यादा क्लेम पे नहीं होता। तो सम इंश्योर्ड तो चेंज हो सकता है, कंपल्सरी एक्सेस की लिमिट चेंज नहीं होगी, सम इंश्योर्ड चेंज कराया जा सकता है। टेररिज्म के केस में जो कंपल्सरी एक्सेस है वो डिफरेंट है, वो शॉप पर 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क पर भी 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, इंडस्ट्रियल रिस्क में 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट है, लेकिन इनकी भी मिनिमम सीलिंग और मैक्सिमम सीलिंग अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द क्लेम अमाउंट। टेररिज्म का केस का कंपल्सरी एक्सेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब क्या है कि इन दोनों नई पॉलिसियों में भी IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों को ये कहा कि जितने भी एड ऑन कवर जो भी कंपनी फाइल करना चाहे दे विल बी अप्रूव्ड। तो फर्स्ट फेज में सभी को 4 एड ऑन कवर कंपनियों ने फाइल कर दिया, अप्रूव। सेकेंड फेज में फिर करा लिया, जिसको जितने एड ऑन कवर चाहिए करा सकते हैं, क्योंकि एड ऑन कवर का मतलब ये होता है कि ये रिस्क बेसिक पॉलिसी में कवर नहीं है, लेकिन हम इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर के कवर करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर को इसकी डिमांड है। कस्टमर के लिए ये वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, कोई कंपल्सन नहीं है। तो ये एड ऑन कवर कंपनी टू कंपनी इसकी प्रीमियम रेट डिफर कर सकती है, तो इसका कवरेज डिफर कर सकता है। हर कंपनी एड ऑन कवर चाहती है, उसके दो फायदे, इंश्योरेंस कंपनी को एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, इंश्योर्ड को वाइडर कवरेज मिलता है, और कई रिस्क तो ऐसी होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक पर्पजों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। अब जैसे हमने पहला एड ऑन कवर बनाया है, इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन अप टू 5 लाख रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ पर EMI। पर्पज क्या है? क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर कमर्शियल यूनिट्स फाइनेंस पर होती हैं। फाइनेंस का मतलब लोन ले रखा है। जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लिए तो ये इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन बढ़ा, वो तो एड ऑन कवर को लेना चाहिए कि किसी भी वजह से अगर वो अपनी EMI पे करने में फेल होते हैं तो ये इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन उसको 50,000 रुपये की 3 EMI का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। द ग्रेट एडवांटेज। प्रीमियम क्या है? नॉमिनल। इसी तरीके से क्लेम प्रोटेक्शन कॉस्ट है, लॉस ऑफ रेंट है, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट फॉर एन अल्टरनेटिव कंडीशन, और इसके अलावा भी 4 और एक्सीडेंटल डैमेज कवर है, इनवॉलंटरी बेटरमेंट है, एक्सपेंसेस फॉर मिनिमम लॉस मिनिमाइजेशन है, और एस्केलेशन क्लॉज भी। अब एस्केलेशन क्लॉज अगर कोई इंश्योर ले लेता है तो उसमें उसको ऑप्शन है कि 25% तक टोटल सम इंश्योर का ले लिया मान लो लिमिट ऑफ इंडेमनिटी। अब बाई चांस किसी भी रीजन से प्राइस एस्केलेट होती है तो इस परसेंटेज तक उसका अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ रुपये, उसने एस्केलेशन ऑप्ट कर लिया 20%, तो उसका सम इंश्योर्ड कितना ट्रीट होगा? 1 करोड़ 20 लाख रुपये। अगर मान लिया 6 महीने बाद उसका कोई 1 करोड़ 10 लाख का लॉस होता है तो भी कवर होगी, पेबल होगी बिना किसी अंडर इंश्योरेंस के लॉस के। स्टॉक्स के साथ जब भी फ्लोटर लेना हो तो बस 2 ही चीज़ें होती हैं, स्टॉक के लोकेशन बतानी होती है, स्टॉक का वैल्यूएशन बताना होता है, और ये दोनों चीज़ें प्रपोजल फॉर्म में देनी होती है। स्टॉक हैज ए सिंगल वैल्यू रिफ्लेक्टिंग दी एग्रीगेट सम इंश्योर्ड, स्टॉक लोकेशन हैज टू बी डिक्लेयर्ड, और अगर उसमें कोई चेंज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन एक है फायर पॉलिसी ले कौन सकता है, क्योंकि नॉर्मली वही पॉलिसी लेता है जिसका कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ओनर का होता है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट
वेरी कर देता है। जैसे मान लिया मैंने अपनी यूनिट बेच दी, तो बायर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, वो पॉलिसी लेगा। या मैंने अपनी यूनिट लीज पर दी, तो लेसर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, वो पॉलिसी लेगा। या मैंने अपनी यूनिट रेंट पर दे दी, तो टेनेंट पॉलिसी लेगा। टेनेंट क्यों लेगा? क्योंकि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है, उसके स्टॉक में है, केवल बिल्डिंग में नहीं, फर्नीचर फिक्सर में है, मशीनरी में है, तो बाकी चीज़ों के लिए तो वो बीमा करा ही सकता है। इसलिए कौन पॉलिसी लेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फायर की पॉलिसी में एक और क्लॉज लागू होता है जिसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। बाई चांस पॉलिसी पीरियड में अगर एक भी क्लेम आ गया और इंश्योरेंस कंपनी ने वो पेबल होने के कारण क्लेम सेटल किया, तो जितने अमाउंट से क्लेम सेटल हुआ है उतने अमाउंट से उसका सम इंश्योर्ड रिड्यूस हो जाएगा। अब ये रिड्यूस तो हो गया, लेकिन मान लिया पॉलिसी पीरियड बाकी है, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। ये 2 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। इसमें 1 क्लेम और आ सकता है, 2 क्लेम और आ सकता है, 3 क्लेम और आ सकता है, नोबडी नोस। बाई चांस ऐसा होता है तो इंश्योर्ड है टू सफर दी अंडर इंश्योरेंस। इसलिए बेटर यह है कि सम इंश्योर्ड को रीस्टोर कर ली जाए, और रीस्टोर करने के लिए एक ही कंडीशन है कि जितना डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम है सम इंश्योर्ड के रेस्टोरेशन के लिए, उतना या तो पे कर दिया जाए या क्लेम में से काट लिया जाए। दिस इज सो सिंपल। अब क्योंकि ज़्यादातर इंश्योर्ड इस चीज़ को जानते नहीं है, ज़्यादातर इंश्योर्ड इस चीज़ को समझते नहीं है, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी जैसा करती हैं कि जब भी क्लेम सेटल कर रही होती हैं उसमें से वो डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम काट लेती हैं, जिससे सम इंश्योर्ड को रिस्टोर किया जा सकता है। एंड दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड ओनली। और प्रीमियम अमाउंट बहुत मेजर नहीं होता, लेकिन क्लेम अमाउंट मेजर हो सकता है, और उसमें से जो डिडक्शन होगा वो अमाउंट मेजर हो सकता है। तो दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड टू डिडक्ट द प्रीमियम जस्ट टू रिस्टोर द सम इंश्योर्ड। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि फायर की पॉलिसीज ब्रांचेज इश्यू नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल पॉलिसी दे सकती है, ड्वेलिंग के लिए दे सकती है, सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के लिए नहीं दे सकती। उसके लिए ईच एंड एवरी प्रपोजल हैज टू बी रेफर्ड टू द सपोर्ट ऑफिस अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। Underwriter will quote the prices. Reason being the market is very volatile. Pricing competition is very high. Rating has to be done by the underwriter of the support office. फायर इंश्योरेंस के प्रपोजल्स किसी भी जगह से हो, अंडरराइटर विल कोट देम, एंड दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, इट टेक्स नो टाइम। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रपोजल को रेफर कीजिए, प्रपोजल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो आंसर कीजिए, और आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। अब आपको बेसिक चीज़ें फायर तो सब चीज़ें समझ में आ गई, कवरेज समझ में आ गया, क्लॉजेस समझ में आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पॉलिसी है सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, ये सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की कॉमन है। सब में एक सी है, कोई चेंज नहीं है सिवाय टाइटल के, नाम के, एड्रेस के, बस। बाकी सब कुछ एक्सा ही। अगर एक्सा है तो कंपटीशन ज़्यादा हो, लेकिन प्रीमियम रेट सबके डिफरेंट है, एड ऑन कवर्स सबके डिफरेंट है। एड ऑन कवर्स कितने हैं, किस रेट पर हैं, किस कवरेज पर हैं, वो सबका डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट जो है वो प्राइस नहीं, टैरिफ नहीं।
टैरिफ के वर्डिंग्स क्लॉजेज जरूर यूज हो रहे हैं, बट फ्रॉम द रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू द मार्केट इज प्राइस फ्री. From add-on covers point of view, the market allow any number of add-on covers approved by the IRD. तो ये फैसिलिटी सबको अवेलेबल है, सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पे अवेलेबल है और उसका बेनिफिट पूरा सभी कंपनियां लेती हैं. मेजर फैक्टर इसमें ये है कि जिसको फायर की जितनी अच्छी नॉलेज होगी वो अपने कस्टमर को उतने अच्छे ढंग से कन्विंस कर पाएगा. वो जो इनोवेटिव कवर्स हैं 4, उनको जब आप कस्टमर को बताते हो तो ही फील्स हैप्पी लाइक एनीथिंग, क्योंकि कोई कस्टमर ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि फायर की पॉलिसी में 3-4 और रिस्क भी कवर होती है, जिसमें मनी रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, कंप्यूटर डेटा की रिस्क. ये रिस्क थोड़ी टिपिकल है और नॉर्मली इनके लिए लोग अलग से पॉलिसी लेते हैं. तो ठीक है, एक लिमिटेशन है सबकी, लेकिन उस लिमिटेशन के अंदर पॉलिसी में कवरेज तो प्रोवाइडेड है. उसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कस्टमर को, अपने एड ऑन कवर पॉलिसी के साथ सेल कर सकते हैं. पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एड ऑन कवर कस्टमर के यूज के लिए हैं. दैट वे यू कैन सेल द पॉलिसी. अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस?